नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए ऐसी एक क्लास के लिए जिससे सब कुछ आपका रिवाइज हो जाए और जो कुछ बचा है टेस्ट सीरीज से वो सब यहाँ पर कर लिया जाए और उसके बाद में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आए कि आप सारा पेपर इतने बढ़िया से कर लें कि हाईएस्ट मार्क्स जितने लोगों के हों उनमें से आप लोग हो। आज से हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का एक मैराथन। और ये मैराथन जो क्लास होगी इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे एक सेशन में 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन केवल हिस्ट्री के नहीं, आपको ज्योग्राफी के भी दिए जाएंगे, पॉलिटी के भी दिए जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो अन्य सब्जेक्ट्स के जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे करते चले जाएंगे। पहले हमने हिस्ट्री उठाया है तो हिस्ट्री हमने प्राचीन से शुरू किया है, प्राचीन मेडवल के इंपॉर्टेंट करते हुए मॉडर्न पर आएंगे। 2-3 एपिसोड में इसको हम खत्म करेंगे, 3 एपिसोड लगभग होंगे और क्लासेस 1-2-3 रोज आपको मिलती रहेंगी। और फिर आगे हम दूसरे सब्जेक्ट या मिसलेनियस भी हम कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आप इसको कितना पसंद करते हैं, कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितने व्यूज आते हैं। उसी हिसाब से हम आगे इसकी परफॉर्मेंस के आधार पर क्लासेस चलाएंगे। हमने टीम से बोल दिया है, वो लगातार इस पे काम करना चालू कर दिए हैं कल से और तेजी से काम होगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए और फटाफट उत्तर देते जाइए। तेजी से हम करेंगे, बहुत ज्यादा व्याख्या में नहीं पड़ेंगे। और लाइक करके शेयर तुरंत कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा लोग होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छे से हम जांच सकेंगे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं नाम इसलिए किसी का नहीं पढ़ रहा क्योंकि नाम पढ़ने से और इन सब चीजों से हमारा टाइम ही किल होगा। बस डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जाए तो आप इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे? फटाफट उत्तर दीजिए। टाइम बिल्कुल हमारे पास नहीं है, हमको केवल पढ़ाई करनी है, केवल रिवीजन करना है, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। और यह है इसका सही उत्तर, विश्वामित्र। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गायत्री मंत्र में सविता देवता को समर्पित किया गया है। ये मंत्र सवित्र भी लिखा हुआ मिलता है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। किस मंडल में? जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, उसी में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? और इन नदियों की संख्या है 25। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऋग्वेद में 25 नदियां हैं। वैदिक संहिताओं में आपसे पूछा जाए तो 31 नदियां हो जाएंगी, लेकिन ऋग्वेद में पूछा जाएगा तो 25 नदियां हैं। और ऋग्वेद की नदी सूक्त में केवल 21 नदी हैं। अगर आपको नदी सूक्त दे दिया जाए तो उसमें केवल 21 नदी मिलती हैं। और इसमें सबसे पवित्र नदी आपसे पूछी जाए तो ये सिंधु नदी है। सबसे ज्यादा ऋग्वेद में जो वैदिक काल में तो सिंधु नदी को पवित्र बताया गया है। और सर्वाधिक पवित्र नदी आपसे अगर पूछा जाए तो सरस्वती हो जाएगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण अगर आपसे पूछी जाएगी तो ये सिंधु नदी हो जाएगी। सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। और अगर आपसे पवित्र पूछा जाए तो ये सरस्वती नदी हो जाएगी, ये सबसे पवित्र नदी हो जाएगी। और सरस्वती को ही देवी तमा, माते तमा और नदी तमा कहा गया है। वैदिक सभ्यता मूलतः थी कैसी थी? ग्रामीण थी कि नगरीय थी? बड़ा बढ़िया ये प्रश्न हुआ करता है कि वैदिक सभ्यता कैसी थी। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जबकि सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। वैसे हम ग्राम से नगरों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रम पलट गया था। तो यहाँ पर ये ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, कभी आपसे पूछा जाए। और आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था, कृषि उनके लिए गौण कार्य था, ये सब ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान चर्चा में इस समय है, पूछा जा सकता है। और ये स्थान है मुंडीगाक। कौन सा स्थान? मुंडीगाक। ये यूनिक प्रश्न है जो आपको निश्चित तौर पर लाभ पहुंचाएंगे। शेयर करिए इसको खूब। और अगर ये आपने खूब पसंद किया तो हम इतना रिवीजन आपका करा देंगे कि आपका पूरा पेपर यहीं से आ जाएगा, ये यकीन मानिए। बस इसको सपोर्ट करिए इस प्रोग्राम को। तो ये जो मुंडीगाक का स्थान है ये अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और ये पुरा स्थल भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पुरा स्थल अफगानिस्तान में है, तो मुंडीगाक। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? तो वशिष्ठ जो थे इनको भरतों के, जो भरत लोग थे, भरतों के पुरोहित के रूप में क्या किया गया है, दिखाया गया है। और भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे, उनके बीच में रावी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था और उसका नाम था दसराग युद्ध। दसराग युद्ध जो था वो रावी नदी के किनारे हुआ था। एक प्रश्न के साथ 4-5 प्रश्न हम आपकी तैयारी करवा देंगे इसमें, लेकिन बस आप इसको सपोर्ट करिए। और ये भारत जन के राजा उस समय कौन थे? सुदास, ठीक है। और सुदास के साथ हुआ था। निम्न में से कौन वेदों का अंग नहीं है? तो इनमें से आप देखेंगे संहिता वेदों का अंग है, उपनिषद है, आरण्यक है। लेकिन जो पुराण है, पुराण
वेदों के अंग नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन हुआ करता था? तो ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद की संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में इन सब पदों के बारे में आपको मिलता है और उसमें पदाधिकारियों का उल्लेख है जिसमें उनको रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची है, जैसे उसमें सेनानी है, सेनापति है ना, ऐसे रथ का जो नायक है सेना नायक, तो रथ सेना का नायक जो है उसको सूत कहा जाता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रथ सेना का नायक तो उसको सूत कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। एक शब्द है भागदुग, और भागदुग आपसे पूछ लिया जाए तो ये मंत्री होता था, अर्थ का मंत्री, अर्थ मंत्री है ना, जैसे आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, और ये हुआ था कुशीनारा में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अपने जीवन की अंतिम सांसें इन्होंने कुशीनारा में लिया था। और इनके शिष्य थे चुंद, कहीं कहीं पे चुंद नाम लिखा मिलता है, कहीं पे चंद भी आपको मिल जाएगा। तो चुंद के यहाँ उन्होंने भोजन किया और वहीं पर उनको अतिसार हो गया और पावा से कुशीनगर पहुंचे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और इसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है उनकी मृत्यु की घटना को। इनके पिताजी का क्या नाम था? सुद्धोधन नाम था। किस, आपसे पूछा जाए गढ़ के थे तो साक्य गढ़ के थे, ये कपिलवस्तु में साक्य गढ़ था। तृतीय बौद्ध सभा किसकी, किस स्थान पर बुलाई गई थी? आपको तीनों बौद्ध सभाओं के बारे में पता होना चाहिए। मैं यहां पर बता रहा हूं तृतीय बौद्ध सभा के बारे में। तो ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। कहां पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। और अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में बुलाई गई थी। तीनों, ये जो तृतीय बौद्ध सभा है, जो ये आपको सब पता होना चाहिए, इसके दो पहले की भी पता होना चाहिए और एक बाद की, यानी कि चारों पता होने चाहिए। तृतीय की बात नहीं है, मतलब तीन ही नहीं, चारों पता होना चाहिए। चारों को रिवाइज कर लीजिएगा, रावे पाक अकाक महासुमेरु, इसका जो फार्मूला है ऐसे आप तैयार कर लीजिएगा। कैसे, मैं बता दे रहा हूं। पहली जो बौद्ध सभा है, नोट कर लीजिए, ये सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। दूसरी जो है वो वैशाली में हुई थी, और तीसरी जो है ये पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो चौथी है वो कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में। और किसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको लूसेंट से या कहीं से देख लेना है। हमने टेस्ट सीरीज में भी इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिए होंगे, तो वहां से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और आप अगर अभी भी टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। 149 में 15 टेस्ट है, सारे टेस्ट आपको तुरंत मिल जाएंगे। 3-3, 4-4 टेस्ट आप एक बार में बैठ के कर डालेंगे, आपके सैकड़ों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक संख्या में प्रवचन कहां पर दिए गए थे? और प्रवचन जो सबसे ज्यादा दिए गए थे वो श्रावस्ती में दिए गए थे। श्रावस्ती जो स्थल है उत्तर प्रदेश में, वहीं पर। और कौशल के नाम से पहले इसको जाना जाता था, कौशल जो राज हुआ करता था। और 21 वास यहाँ पर इन्होंने किए थे, 21 वास किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं आपको ये फैक्ट मिलेंगे नहीं जल्दी। और वहां पर सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिए थे। आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बुद्ध के कई गुरु थे, उनमें से एक गुरु ये भी थे, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इनसे भी ली थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब 29 साल की उम्र में बुद्ध ने घर छोड़ा, गृह त्याग किया, तो अनोमा नदी के तट पर, कौन सी नदी? अनोमा नदी के तट पर, अनोमा नदी के तट पर सिर मुड़वाकर भिक्षुओं का काया वस्त्र इन्होंने धारण किया और इधर उधर ज्ञान की खोज में भटकने लगे। तो वहीं पर इनको फिर आलार कलाम मिलते हैं। आलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में फिर जाते हैं ये, और फिर सांख्य दर्शन के ये आचार्य हुआ करते हैं आलार कलाम, फिर उनसे ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? तो उत्तर वैदिक काल में वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन शूद्रों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। और सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का जो जिक्र है वो आता है। सबसे पहले ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त, उन्हीं पे इसका जिक्र सबसे पहले आता है। माध्यमिका दर्शन का प्रणेता कौन था? इसके माध्यमिका दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, प्रणेता कौन थे? तो ये नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन थे। डी ऑप्शन इनका इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। और आपसे पूछा जाता है शून्यवाद के प्रतिष्ठापक, आपसे पूछा जाता है माध्यमिक मत के प्रख्यात विचारक ये कौन थे? तो आप बताएंगे नागार्जुन थे। ठीक है, कई रचनाएं भी इनकी आपसे पूछ ली जाती हैं। शून्यता सप्तति, युक्त सतिका, प्रतित्व समृताद हृदयम, ये सब इनकी रचनाएं हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पुराणों की संख्या कितनी है? बचपन में आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, अष्टादश पुराणे, 18 पुराणों की संख्या होती है।
बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी रचना किसने की है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी रचना की है लोमहर्ष ने। लोमहर्ष एक ऋषि हुआ करते थे और उनके पुत्र हुआ करते थे उग्रश्रवा। तो इन्हीं लोगों ने क्या किया, दोनों लोगों ने पुराणों की रचना की। अगला प्रश्न, उत्तर देते जाइए फटाफट। आप बस अपना उत्तर दीजिए और मेरे उत्तर से मिलान करके इसकी व्याख्या को समझते चलिए। हर प्रश्न पे 2-3 प्रश्न आपके तैयार होंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी और सूर्य देवता या सविता को समर्पित है। और ऋग्वेद के तृतीय मंडल में इसका उल्लेख है, अभी भी मैंने आपको बताया था। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? बढ़िया प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, रिवाइज करना इसको बहुत जरूरी है। सभा और समिति को अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? वैदिक देवताओं में किसको पुरोहित माना जाता है? तो यह है बृहस्पति। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न, कौन उत्तर देगा सबसे पहले? तो गोपत ब्राह्मण जो संबंधित है वो अथर्ववेद से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं उनमें यज्ञ और उनके अनुष्ठान के बारे में जानकारी आपको मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऐसे ही तांड ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, ये सामवेद से संबंधित है। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। और गोपत ब्राह्मण आपसे पूछा जा रहा है, तो गोपत ब्राह्मण ये अथर्ववेद से। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हमेशा के लिए हो जाएगा। कहीं भी आप पेपर देंगे आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, एक ना एक प्रश्न, तैयार रहिए इसके लिए। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहां से मिले हैं? राइस के, चावल के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा के जो हड़प्पा संस्कृति के स्थल, उनमें से हड़प्पा भी एक स्थल है, वहां से चावल के प्रमाण मिले हैं। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तो लोथल, सॉरी हड़प्पा नहीं, इसको लोथल करिए, लोथल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी नहीं, मैं लोथल बताने चाह रहा था, सही करिए इसको, बिल्कुल सही करिए। और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये जो मिला हुआ है ये लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लोथल से मिले हैं। और लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कभी आपने प्रश्न किया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नोट करिए, किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। स्पीड तेज लग रही हो वीडियो से धीमा कर लीजिए, धीमी लग रही हो तेज कर लीजिए, नॉर्मल स्पीड है ये। और इसकी ये जो स्थल है इसकी खोज किसने की थी? तो एसआर राव ने इसको खोजा था। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इस आजादी के बाद 1957 में एसआर राव ने इस स्थल को खोजा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत की मुहर निम्न में से कौन उस पर अंकित नहीं है? तो पशुपत की जो मुहर प्राप्त हुई उसमें आपको हाथी मिल जाएगा, है ना, आपको गैंडा मिल जाएगा, आपको बाघ मिल जाएगा। इसमें जो मुद्रा प्राप्त हुई है उसमें एक योगी आपको बैठा हुआ मिलेगा, योगी, इस पे एक योगी का चित्र आपको मिलेगा जो पद्मासन में बैठा हुआ है। और पुरुष, जो योगी पुरुष है, इसकी दाई तरफ आपको चीता मिलेगा और हाथी मिलेगा, बाईं ओर गैंडा और भैंसा मिलेगा, चीता और हाथी, और इधर आपको गैंडा मिल जाएगा और भैंसा मिल जाएगा। ठीक है, और ये 3 मुख इसके दिखाए गए हैं, लेकिन बैल का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, कोई जिक्र यहाँ पे बैल का नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित 4 स्थलों में सबसे पहले की सांस्कृतिक अवस्था मिलती है किसमें? सबसे पहले किसमें मिलती है? तो सबसे इसमें मेहरगढ़ जो है वो सबसे पुराना है। पूछा ये जा रहा है सबसे पुराना कौन सा है, तो ये मेहरगढ़ है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी जितना पुराना इसको माना जाता है। और इसका संबंध 2 कालखंडों से है। इसमें एक मृदभांड का, एक में अस्तित्व नहीं है और दूसरे में पाया जाता है। ताम्रपाषाण वाला खंड भी इसमें पाया जाता है। ज्यादा यहाँ पर समय नहीं तो मैं व्याख्या करता है इसकी। आगे चलिए, हम क्लासेस करेंगे, टीसीएस की तैयारी, आरओ की तैयारी करेंगे तो व्याख्या करेंगे ज्यादा। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से फारस की खाड़ी मिली? कौन सा स्थल है? तो फारस की खाड़ी, मतलब फारस की खाड़ी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तो ये फारस की खाड़ी मिली है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो लोथल से फारस की खाड़ी क्षेत्र की, यहाँ पे खाड़ी नहीं मिली है, खाड़ी की मुहरें मिली। ये करिए, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ न्यूज है, ये मुहरें मिली, यहाँ पे करिए, वही मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लोथल क्षेत्र है, तो लोथल से आपको फारस की खाड़ी की मुहरें मिली है, वहां से वहां के मुहरें मिली हैं। इसको यहाँ पे भी स्वयं कीजिएगा, क्वाइंस मिले हैं, मुहरें मिले हैं।
तो ये लोथल से मिले हैं। और इससे क्या पता चलता है कि इनके बीच में व्यापार होता था, आवाजाही होती थी, कनेक्शन थे, तभी तो मिले हैं, नहीं तो मोहरे अपने आप तो चल के आएंगे नहीं। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? कैसी मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक जो लोकप्रिय मोहरें थी वो चौकोर थी। आप ऐसे अभी गोल देखते हैं, लेकिन ये मोहरें जो हड़प्पा सभ्यता में थी वो चौकोर मुद्रा मोहरें पाई जाती थी, है ना। और मोहरें हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम ये कलाकृतियां थी, सर्वोत्तम कलाकृतियों में इनको माना जाता है। और अब तक लगभग कितनी मोहरें मिली हैं? 2000 से ज्यादा मोहरें अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं, है ना। और इसमें ज्यादातर मिली किससे है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मोहनजोदड़ो से ज्यादा मोहरें मिली हैं। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की ईंट का हल मिला है? पक्की ईंट का हल, शेयर करते रहिए इसको, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपको इसका मैं लाभ दिलवाने की कोशिश करूंगा, उतना ज्यादा आपको मैं यहां पर चीजें आपके लिए करूंगा जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। इसको अगर आप पसंद करेंगे तो मैं पूरा जीएस ऐसे ही रिवाइज करा डालूंगा और वहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 40 क्वेश्चन में से मान के चलिए 30 से ऊपर आप कर पाएंगे। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की ईंट का हल मिला है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और ये पक्की ईंट का हल मिला है बनमाली से। बनमाली से, बनमाली याद रखना आप। और बनमाली अगर आपसे पूछ लिया जाए है कहां, तो बनमाली आपका पड़ता है हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा में कहां पड़ता है? तो हरियाणा के हिसार जिले में यह पड़ता है। ठीक है। उत्खनन किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने किया था। अगला जो प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार याद रखिएगा, नई नई पहिया, जब नया नया युग आया, नवपाषाण काल में हम पहिए का आविष्कार कर चुके थे। और इसी पहिए के आविष्कार के कारण आज देखिए हम गाड़ी घोड़ों से, मतलब गाड़ी से, घोड़े तो पहले चलते थे, वो तो मुहावरे वाली भाषा है, लेकिन गाड़ियां हमारी सरपट इसी कारण से दौड़ पाती हैं। छोटा सा आविष्कार, आज कितना परिवर्तन, कितना स्पीड में हम चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वो एक नगरीय सभ्यता थी। बात समझ में आ रही है? वो एक नगरीय सभ्यता थी, इसको आप ध्यान में रखिए। डी ऑप्शन। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुतकागेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? सुतकागेंडोर पूछा जा रहा है, किस नदी के तट पर है? हड़प्पाई स्थल है, कोई दो राय नहीं है। किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न, नया प्रश्न बिल्कुल, तो ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पाकिस्तान में ये पड़ता है, ये इंडिया में नहीं है। पाकिस्तान में आप जाएंगे, बलूचिस्तान प्रांत में आप जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगा। और ये दास्क नदी है, दास्क रिवर है, उसी के तट पर ये स्थित आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहां से प्राप्त हुआ है? और हड़प्पा कालीन जो चांदी का मुकुट है ये कुड़ाल से प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कहां से प्राप्त हुआ है? कुड़ाल से प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? और चावल का साक्ष्य जो मिलता है वो, ये भी प्रश्न एक बार आपसे पूछा गया है, तो ये लोथल से मिला है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार देखिए प्रश्न घुमा घुमा के कैसे आपसे पूछे जाते हैं, तो ये लोथल से आपको चावल का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ और भी ऐसा नहीं है कि और कोई अनाज नहीं होते थे, गेहूं भी आपको मिल जाएगा, गेहूं भी होता था, है ना। और धान की खेती भी यहाँ पर होती थी, तभी चावल आपको मिला है। बाजरे की भी खेती होती थी। तो आप ऐसा कहा जाए केवल धान केवल चावल, ऐसा लिख दिया जाए तो गलत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से स्टेडियम यानी कि क्रीड़ा स्थल, जैसे आज स्टेडियम है लखनऊ में, कान्हा स्टेडियम है और बहुत सारे स्टेडियम आप जानते हैं, है ना। तो स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो स्टेडियम के साक्ष्य आपको धौलावीरा से मिलेंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी जो खोज की थी वो आर.एस. बिष्ट ने की थी। और आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज 1990-91 के दौरान की। और इसमें 2 के बजाय 3 खंडों में ये बटा हुआ शहर आपको मिलेगा। और ये यहाँ पर आपको स्टेडियम मिलेगा, यानी कि उस समय के लोग खेलते भी थे। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए। कभी कभी सुमेलन वाले प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं, 3-4 प्रश्न आपको 40 प्रश्नों के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो ये मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, हड़प्पा, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु, यहाँ पे हड़प्पा बस्तियां दी हैं और नदियां दी हैं, तो ये सिंधु नदी के तट पर था, ऐसा कहा जा सकता है। अब बताइए क्या ये सही है? और दूसरा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, तो ये A का 1 हो जाएगा। दूसरा रोपड़ है, रोपड़ सतलज नदी के तट पे था,
बी का 3, कालीबंगा जो दिया हुआ है ये घग्गर नदी के तट पर था, तो सी का 2 हो जाएगा। और अब बचा कौन सा, 1 3 2, अब बचा चौथा, हड़प्पा रावी नदी के तट पे था। रावी नदी के किस तट पे, बाएं की दाएं, ये भी मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, तो रावी नदी की ये बाएं तट पे था। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो कर दीजिए आप आसानी से। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सिंधु सभ्यता में जब आप जाएंगे तो सबसे बड़ा भवन अगर आपसे पूछा जाए कौन था, तो सबसे बड़ा भवन सभागार जो वहां पे मिला है, उस सभागार से पता चलता है कि इससे बड़ा भवन कोई नहीं था। आज भी सभागार बड़े बड़े होते हैं जहां पे सभाएं लगती हैं, है ना। और ये अभी इमारत जो है वो कूदी ही जा रही है, बहुत सही से इसका वो नहीं हो पाया है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बहुत बड़ी थी। मान लीजिए कि हम लोग ऐसे आज पढ़ के बैठ के पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, और अभी भूकंप आए सब कुछ दब जाए, तो जब 2-4 हजार 200-400 साल या 2-4 हजार साल बाद जब भी खुदाई होगी, तो एक पता चलेगा एक टीचर दूरभाषिक यंत्र के माध्यम से शिक्षा दीक्षा दिया करता था, और कुछ छात्र मिलेंगे जो मोबाइल लिए पकड़े बैठे थे और वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे, और ऐसा आपको मिलेगा। तो ऐसा कुछ देख तो पा रहे हैं ना आप, तो अभी पूरी खुदाई नहीं हुई है लेकिन उसका बृहद आकार तो पता चल जा रहा है ना। ऐसे ही तो इतिहास होता है। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा काल की 2 महत्वपूर्ण फसलें थी, कौन कौन सी? देखिए वो प्रश्न आ गया। तो 2 जब महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाएगा तो गेहूं और जौ को आप टिक करेंगे। मैंने हर तरीके के प्रश्न यहां पर रखे हैं, तो 2 महत्वपूर्ण फसलों में गेहूं और जौ को करेंगे, इसीलिए ये प्रश्न मैंने दिया कि गेहूं जौ, मैं आपको बता दूं कि इसी को आप टिक करेंगे जो महत्वपूर्ण फसल के तौर पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और सिंधु घाटी के लोग, जैसे वहां पे बाढ़ें भी आती थी, तो जब बाढ़ उतर जाती थी तो नवंबर के महीने में माना जाता था कि वहां पे बीज बोते थे और अप्रैल महीने में गेहूं काट लेते थे, जौ काट लेते थे, है ना। तो इस तरीके से ये भी प्रमाण मिले हैं, ऐसा मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? अब ये प्रश्न सब कुछ हो गया, तो अब आप ये प्रश्न सोचेंगे कि ये क्यों पूछ रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है ये कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन भी गलती से गायब हो गया है। मोहनजोदड़ो के बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें जो बताना मैं चाहता था इसको आप नोट करिए। यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहा हो मैं आपको नोट करा दे रहा हूं, इसको नोट करिए। अब इसमें तो सब लोग कहेंगे मेरा तो जो था वही बिल्कुल सही मैं मान रहा था। लड़काना जिला पड़ता है, सिंधु नदी वहां पर बहती है, और सिंधु नदी में एक सिंधु नदी के दाएं तट पर आपको मिलेगा, दाएं तट पर, दाएं तट पर आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो। और ये लड़काना जिला पड़ता है कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत में आपको लड़काना जिला मिलेगा। लड़काना जिला में ये मोहनजोदड़ो है। यहाँ पर कुएं, स्नानागार ये सब मिले हैं, नालियां मिली हैं, यानी कि ये बहुत डेवलप था। तो लड़काना जिला याद रखिएगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, चित्रलेखीय लिपि थी, लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। क्या आप टिक करेंगे? ठीक है, तो आप सिंधु घाटी जो संस्कृति है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि इस समय ये विकसित शहरी जीवन भी था और चित्रलेखीय लिपि थी, लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव भी इसकी एक विशेषता है, यहाँ पर विशेषता दी गई है। तो ये सभी चीजें, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता को बेसिकली आप नगरीय ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता को ग्रामीण याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, और वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। लेकिन जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वो उनके पास ये अभाव था, ये उस ज्ञान से युक्त नहीं थे। तो आपसे पूछा जाए कि लोहा और रक्षा शस्त्र के बारे में, तो वैदिक सभ्यता के लोग जानते थे, लेकिन यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये सभी इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। एक रूप में ये भिन्नता पूछी जा रही है, तो ये भिन्न है इस मामले में, ठीक है। और विशेषता के तौर पर भी आप याद रखिए, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? फिर से ये प्रश्न देखिए आ रहा है, 2-3 प्रश्न ये रिपीट हुए हैं, आगे से ऐसे नहीं होंगे। तो ये सारनाथ में दिया, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2 प्रश्न रिपीट हुए, मैं 2 ज्यादा कराऊंगा, 50 की जगह 52 कराऊंगा, चिंता मत करिए बिल्कुल। कई लोग कहेंगे कि 50 बोले थे 48 कराए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 52 करा दूंगा, मेरे पास क्वेश्चन थोड़ी ना कम है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो जो जीवक है वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था।
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसके? बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। और बिंबिसार जो थे ये इनके दरबार में जीवक थे क्या? वैद्य थे, ये ध्यान रखना। और ये राज्य वैद्य थे उनके, है ना। और अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए इनको भेजा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उनकी दोस्ती थी तो भेज दिया उन्होंने, कहा नरेश चंद्र प्रद्योत का जाओ चिकित्सा करो, उनकी 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 जान बचाओ। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था महापद्मानंद। मगध में नंद वंश का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है तो ये महापद्मानंद था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और मगध पर ये वंश कब आया? शिशुनाग वंश के पश्चात आया था। शिशुनाग वंश का शासन था और शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश का वर्चस्व हुआ और नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। उसको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। उग्रसेन भी आपसे पूछा जाए तो उग्रसेन था, है ना। और पुराणों में महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम की संज्ञा दी गई है। किसको? महापद्मानंद को। इसी को अपरो परशुराम भी कहा गया है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? पढ़ते रहो आप लोग और मैं रिवीजन कराता रहूंगा। और रिवीजन आप टेस्ट देके करो, रिवीजन आप जहां से जो मिले आप करते रहो, लेकिन स्तरीय सामग्री पढ़ो। अगर कूड़ा कबाड़ा पढ़ के जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप स्तरीय सामग्री चुनिए और बार बार रिवाइज करिए उसको। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है ये है कहां, ये आप जानते हैं? भागलपुर और मुंगेर जानते हैं बिहार में, तो वहीं पर अंग महाजनपद हुआ करता था, है ना। और अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी चंपा। किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा उस समय हुआ करती थी। और चंपा का एक नाम आपको जब महाभारत काल और पुराणों में आप जाएंगे तो आपको मालिनी भी मिल जाएगा। इसका एक नाम आपको मालिनी भी मिल जाएगा चंपा का। तो ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये उदयन वासदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और किसकी है? महाकवि भास जो हुए हैं ना, भास की है ये। स्वप्नवास दत्तम में वर्णित है ये, उनकी रचना है, उनकी नाटक है उनका भास का। तो उन्हीं उन्हीं की कहानी है ये। और इसमें जो नरेश उदयन होता है वो अवंत नरेश प्रद्योत की पुत्री वासदत्ता से प्रेम करता है, तो उसी की प्रेम कथा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और उदयन उज्जैनी के कारागार में उस समय कैद रहता है, तब प्रेम करता है। कैद है लेकिन प्रेम कर रहा है। मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य था, सीता क्या थी? बढ़िया प्रश्न है। ये राजकीय भूमि का राजस्व हुआ करता था। सीता जो है ये जिस भूभाग पर राजा का अधिकार होता था उससे वो टैक्स लेता था। उससे क्या करता था? वो राजस्व लेता था, सीधे राजा के खाते में हो जाता था, राजा को प्राप्त होता था। तो सीता अध्यक्ष एक हुआ करता था इस राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी। तो राजकीय भूमि का ये राजस्व होता था। और अगला प्रश्न है, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? बिंदुसार की राज्यसभा में जो आया था बताइए। और ये था डायमेकस, डायोनिसस नहीं, डायमेकस। सीरिया का शासक था उस समय एंटियोकस। क्या नाम था उसका? एंटियोकस। और एंटियोकस ने मौर्य शासक बिंदुसार, ये मौर्य शासक हुआ करता था, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। और बिंदुसार ने सीरिया के शासक से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की। बिंदुसार ने कहा कि एक हमको दार्शनिक दो, तो उसने मदिरा भेजी, सूखी अंजीर भेजी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। उसने कहा दार्शनिक नहीं देंगे। ज्ञान का कितना महत्व, बौद्धिकता का कितना महत्व, ज्ञानी व्यक्ति का कितना महत्व होता था वहां पर, इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये था बृहद्रथ। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बृहद्रथ की हत्या फिर किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने जब इसकी हत्या कर दी तब आगे शुंग वंश की नींव डाली गई थी। भाग और बलि क्या थे? तो भाग और बलि सामान्य सा प्रश्न, राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से आपको जानकारी मिल जाएगी कि सारी भूमि जो होती थी उसका मालिक राजा होता था और उससे उत्पन्न उत्पादन का भी वो एक भाग का वो अधिकारी होता था। तो वो जो एक भाग मिल रहा है वही भाग है। और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत है। यानी कि मान लीजिए कि 100 यूनिट कुछ हुआ तो पूरा मालिक जो है उसमें से कुछ भाग उसको मिलेगा ना, तो वही भाग वही टैक्स है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कब पढ़ा था?
1837 में पढ़ा था, है ना। कौन था ये? जेम्स प्रिंसेप। ये एक अंग्रेज विद्वान था, है ना। ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेखों में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट का प्रयोग हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? कौन सा वर्ष था? तो ये 305 ईसा पूर्व में उसको पराजित किया था, ठीक है ना, 305 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला जो प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या चंद्रगुप्त मौर्य के, या अशोक के, या राजा जनक के? राजा जनक तो काट दीजिए, अशोक भी काटिए, अब विक्रमादित्य और मौर्य में आप डिसाइड करिए। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे कौटिल्य। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये भी सब इन्हीं के नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था, तो कौटिल्य प्रधानमंत्री बने थे, और महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर भी वो आसीन थे। राजनीति शास्त्र पर इन्होंने पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम तो आप नाम देख के आप सोचेंगे कि अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था पे होगी, लेकिन ये राजनीति पे ये पुस्तक थी। किस पे थी? राजनीति पे, है ना। और राजशासन के ऊपर ये सबसे प्राचीनतम रचना भारत की मानी जाती है। आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीनतम कौन सी है, तो आप इसी को बताएंगे। तृतीय संगम का आयोजन कहां पे हुआ था? तृतीय संगम, संगम का मतलब होता है मिलन। तमिल कवियों का संगम होता रहता था यहाँ पे। कौन मिलता था? मिलन किसका? मिलन किसका? मिलन होता था तमिल किसका? कवियों का। तमिल कवियों का मिलन होता था। तृतीय संगम का आयोजन पांड्य शासक पांड्य शासक के शासनकाल में होता था, और इसका मदुरई में आयोजन किया गया था तृतीय संगम का। नक्कीकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। नोट करिए, मुझे सब याद है ये फैक्ट। नक्कीकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद कर लीजिए आप, है ना। नक्कीकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और भी जो दो संगम है उनको तैयार करिए। नैनार कौन थे? नैनार, एक होते हैं अलवार, एक होते हैं नैनार। तो जो नैनार थे, नैनार शैव थे। नैनार कौन थे? ये शैव धर्मावलंबी थे। और जो अलवार होते हैं ये वैष्णव होते हैं। अलवार कौन होते हैं? ये वैष्णव होते हैं। ये आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तृतीय संगम का आयोजन कहां हुआ था? ये फिर वही प्रश्न, ये कुछ थोड़ी सी गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्पेलिंग भी यहाँ पे अलग अलग। बी ऑप्शन मदुरै, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। हम एक क्वेश्चन और ज्यादा डिस्कस करेंगे, फिर करेंगे। शुंग कला के आगे से गलतियां नहीं होंगी। शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? शुंग कला के संबंध में क्या सही नहीं है? तो शुंग कला में जातक कथाओं का अंकन है, इसमें लोक धर्म का अंकन है, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है, और इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है। तो मनुष्य रूप में इसमें अंकन क्यों होगा, है ना। शुंग कला में मनुष्य रूप में अंकन नहीं है। डी ऑप्शन इसका यही हो जाएगा सही। क्या सही नहीं है? तो मनुष्य रूप में अंकन जो दिया है ये सही नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और बाकी यहां पर ये ध्यान रखिए, ए बी सी जो दिए हुए हैं ये सही है इसके बारे में, शुंग कला के बारे में। चलिए दो प्रश्न हम और देख लेते हैं अपने वादे के मुताबिक 2 मिनट में। परंपरा अनुसार शिल्पाधिकारम का रचयिता कौन है? परंपरा अनुसार, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विवाद है, इसके लेखक और समय के बारे में विवाद है। तो ये माना जाता है कि चेर वंश के राजा सेन गुडवन के भाई इलांगो आडिगल शिल्पाधिकारम के लेखक हैं, लेकिन ये तय नहीं है। एक प्रश्न पूछा जाता है तो हमको तैयार करना है। निम्न में से कौन सा पहलू अर्थशास्त्र में वर्णित नहीं है? कौन सा पहलू अर्थशास्त्र में वर्णित नहीं है? तो कृषि की जो पद्धति है वो अर्थशास्त्र में वर्णित, उसका वर्णन नहीं है, वो वर्णित नहीं है। कृषि की पद्धति, दुर्भिक्ष का उन्मूलन है, मंत्रियों के गुण है, गुप्तचर निकाय है, लेकिन कृषि की पद्धति इसमें नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा बियॉन्ड द लेवल है, थोड़ा ऊपर है, लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये आप जान लीजिए। भारत में दुर्भिक्ष पड़ते थे, ये उसमें कहा गया है ना। ये सारी चीजें कही गई हैं। और इसमें अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया गया है, एक संस्था, एक संचार। तो पूछा जा सकता है आपसे। आपको बताना चाहता हूं, मैंने 50 प्रश्न आपसे कहा था, 3 रिपीट हुए थे तो मैंने उसको कर दिया। आगे से रिपीटिशन भी बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है, पता नहीं क्यों हुआ है। और आपको अगर इस पे अच्छा ये लग रहा है, इस पे यकीन है कि इससे लाभ होगा, तो आप इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और हम आपके लिए बिल्कुल बहुत बड़ी सीरीज
ये रखे हुए हैं, आपको कराएंगे इसका मैराथन। तो इस मैराथन इतिहास रिवीजन में आज हमने जो 50 प्रश्न देखे, फिर अब हम इसमें जो और जरूरत पड़ेगी प्राचीन, फिर मध्यकालीन, मिडवल और फिर मॉडर्न पे जाएंगे और फिर अगले सब्जेक्ट्स को भी करेंगे। तो खूब ज्यादा इसको शेयर करिए, इसी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और रोज क्लास ये आपको हम देंगे एक दो, और आपका रिवीजन ऐसे चलता रहेगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो करिए, और कोई भी आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी चाहिए तो 6307281212 पर उसे कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही आप आते रहिए और ऐसे ही इस सेशन में पार्टिसिपेट करिए, आपका पेपर अच्छा होगा।